Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो एस.सी. वर्मा की फर्स्ट पार्ट जिसे क्लास 11th की फिजिक्स भी हम कहते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व कर रहे हैं एक ही शॉट में, सारे क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के सारे तरह के क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सेकेंड एंड एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। तो जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, इज ए वेक्टर नेसेसरीली चेंज? नेसेसरीली, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय हर वर्डिंग इसकी इंपॉर्टेंस रखती है। क्वेश्चन की वर्डिंग क्या कह रही है, नेसेसरी, क्या हर केस में चेंज हो जाएगा, ये वाली बात है। कभी किसी केस में नहीं चेंज रहा उसकी बात नहीं हो रही है। तो फिजिक्स में वर्डिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एट एन एंगल, है ना, फाइन। भाई वेक्टर में होता क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर उसमें से एक भी चीज चेंज हो गई, रोटेट करोगे तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी। यस, ऑल्दो मैग्नीट्यूड वही रहेगा उसका। हाँ, आप 60 डिग्री एक जैसा, इसलिए पहले कह दिया हमने नेसेसरीली करा है हर केस में, है ना। 3 अदर देन 60 डिग्री और इसके मल्टीपल से करोगे तो ऑफकोर्स चेंज हो जाएगा। 360 पर नहीं होगा चेंज। 360 पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वही रहती है उसकी। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो ये वेक्टर मेरे पास है और इसको मैं रोटेट करवाऊं 360 डिग्री से, तो आप वहीं पर आ गए तो इसका मैग्नीट्यूड वही है, ठीक है, डायरेक्शन वही है, इसकी डायरेक्शन वही है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ तो वेक्टर चेंज नहीं हुआ। लेकिन ये क्या, इसका क्वेश्चन का मतलब है क्या हर केस में चेंज हो जाएगा? यस, है ना। आप 360 के अलावा लेते हैं तो ऑल्दो देखो यहाँ मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया आपका। यस और नो, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो एक भी चीज चेंज हो गई तो हम क्या कहेंगे, यस द वेक्टर चेंज। तो आपका आंसर क्या होगा, यस, कि वेक्टर चेंज हो जाएगा अगर इसको रोटेट करते हैं थ्रू एन एंगल। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू ऐड टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड टू गेट जीरो? दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर को ऐड करें और क्या जीरो आ जाएगा? फर्स्ट पार्ट में तो इसका आंसर है नहीं। भाई आप इक्वल मैग्नीट्यूड वही डायरेक्शन को माइनस करोगे जब भी होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। a प्लस बी जीरो लाने के लिए जरूरी है कि a माइनस बी के बराबर हो, जब भी तो जीरो होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। यानी एक वेक्टर मान लो ऐसा है और दूसरे को मैं ऐड करूं तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड इतना ही होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, जब भी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बस समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ठीक है। सेकंड पार्ट, क्या इज इट पॉसिबल टू ऐड 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड? यस, ये पॉसिबल है। कारण 3 वेक्टर ले लो एबीसी, उनको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलोंग अरेंज कर दो ऐसे, ठीक। तो जहां से आप चले हो वहीं वापस आ गए हो, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा इसका, जीरो। जबकि वेक्टर एक दूसरे से कितना एंगल बनाए, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ऐसे केस में रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर कितना हो जाएगा, जीरो। तो पहला पार्ट जो पार्ट है इसका, उसका आंसर तो क्या हुआ है, नो, और दूसरे का आंसर क्या होगा, यस। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। डज द फ्रेज डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर, जिसको नल वेक्टर भी कहते हैं, इसमें बड़ा डाउट रहता है, क्या इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है? फिर कुछ वेलोसिटी और फोर्स जैसे एग्जांपल से डिस्कस करना है। तो पहले तो जब हम जीरो वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो नल वेक्टर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है, उसका डायरेक्शन इंडिटरमिनेंट होती है या आर्बिट्रेरी होती है। भाई कोई वेक्टर जीरो हो गया, फोर्स जीरो हो गया मान लीजिए एक बार,
ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड 0, अब डायरेक्शन क्या बताओगे उसकी? कुछ नहीं, नथिंग, इंडिटरमिनेंट है वो तो फिजिकल सिग्निफिकेंस रहा ही नहीं उसका, ये मतलब इस बात का। अगर हम एग्जांपल से इस बात को शो करना चाहें, अगर कहते हो आप किसी की वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हो गया? रेस्ट में। अब रेस्ट में तो कोई डायरेक्शन असाइन करोगे क्या उसकी? नहीं, फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है। समझ में आया? फोर्स 0 या नेट फोर्स 0 का मतलब क्या हो गया कि उस पर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। अब कोई नेट फोर्स ही 0 हो गया तो डायरेक्शन क्या है? नथिंग, है ना? क्लियर? आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। डिस्प्लेसमेंट, एक बॉल को आपने ऊपर फेंका है, आप थ्रो करें एक बॉल को और वापस वहीं पर आ गई। एक बॉल है, उसको थ्रो किया आपने और वापस वहीं पर आ गई, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हम क्या कहते हैं उसको? 0। अब नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 आपका, तो डायरेक्शन इररिलेवेंट हो गई उसकी, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। आपका आंसर होगा यस, 0 वेक्टर है फिजिकल? नो, है ना, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है इसका। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। कैन यू ऐड 3 यूनिट वेक्टर टू गेट ए यूनिट वेक्टर? हाँ, ले लो, 2 इक्वल एंड अपोजिट ले लो, तीसरा कोई सा भी ले लो। जैसे आई और माइनस आई और प्लस जे को कर लो, ठीक है, तो हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 यूनिट वेक्टर, मान लो ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग आई जे के की बात जब करते हैं, तो जैसे एग्जांपल के लिए ले लो आई माइनस आई और जे, इनको ऐड करो तो आई और माइनस आई तो कैंसिल हो गए, जे रह गया, तो आपका आंसर तो यस हो गया ना। कैन यू ऐड 3 यूनिट वेक्टर टू गेट यूनिट वेक्टर? यस, यूनिट वेक्टर जे मिल जाएगा आपका। क्लियर है? फिर ये कहते हैं, ये पूछते हैं आपको कि आंसर क्या चेंज होगा? डज योर आंसर चेंज इफ 2 यूनिट वेक्टर आर along the coordinate axis? The answer does not change if 2 unit vector along the coordinate axis. देख रहे हैं अपन, है ना, यहाँ पर हमने along the coordinate axis लिया है इसको, तो आंसर इसका क्या हो गया है? यस। क्लियर है? और डज योर आंसर? नो, नहीं चेंज। क्लियर? फिफ्थ पे आइए। कैन वी हैव फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच आर नॉट ए वेक्टर? बहुत सारी हैं, जैसे टाइम है, टाइम है फ्यूचर से प्रेजेंट, प्रेजेंट से सॉरी पास से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाता है, लेकिन वो डायरेक्शन इररिलेवेंट है उसका, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो तो फिक्स डायरेक्शन हो गई उसकी। और बहुत सारे हैं एग्जांपल लें, जैसे इलेक्ट्रिक करंट 12th के अंदर, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की जा रही है, डीसी करंट कहते हैं इसको, है ना। लेकिन ये स्केलर अलजेब्रा को ही फॉलो करती है, किसी पॉइंट पर 2 करंट जाएंगी, उनका सम हम तीसरे के बराबर करेंगे, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। तो पहली क्वांटिटी हमारी हो गई इलेक्ट्रिक करंट। प्रेशर है, प्रेशर क्या कहते हैं कि फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। अब ऑल्दो फोर्स को कहते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी है। स्ट्रेस कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्पेसिफिक सरफेस, बट एक थर्ड तरह की क्वांटिटी होती है टेंसर, उसकी जरूरत होती है, इसमें वेक्टर की नहीं होती है ना। और बहुत सारी है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, लेकिन दे आर नॉट वेक्टर। क्लियर? 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स इज मोर अप्रोप्रिएट? अच्छा क्वेश्चन है, आजकल एजरेशन रीजनिंग जैसे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, तो उसमें देखो मिलते जुलते 2 सेंटेंस से पढ़ो। फर्स्ट क्या कहता है? 2 फोर्सेज आर एडेड, 2 फोर्सेज आर एडेड यूजिंग द ट्रायंगल रूल, बिकॉज क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सही बात है ये। दूसरा कहता है फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज 2 फोर्सेज आर एडिंग, तो उल्टा क्या हम ट्रायंगल लॉ से ऐड कर पाते हैं इसलिए फोर्स वेक्टर नहीं। वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर क्या कहता है? वेक्टर इज डिफाइंड एज ए क्वांटिटी having the quantity having both a magnitude and direction, magnitude and direction
हो दैट्स ओके, और जो ओबे करे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, ठीक है, जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही तो कह रहा है, टू फोर्सेस आर एडेड यूजिंग द ट्रायंगल रूल। हम क्यों कर पाते हैं? बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ऐसा कर पाते हैं, इसलिए फर्स्ट जो है वो मोर अप्रोप्रिएट है स्टेटमेंट है, सेकंड नहीं है। क्लियर? उल्टा नहीं। सेवंथ पे आइए, कैन यू ऐड टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस? क्या डिफरेंट डायमेंशन के वेक्टर को ऐड कर पाते हैं? नहीं, ये तो गलत बात है। एक ही नेचर के वेक्टर को ऐड कर सकते हैं आप। इसमें दो पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं अपन। तो इसका आंसर तो होगा नो। कारण, आप फोर्स में फोर्स ऐड कर लो, मीनिंगफुल होगा, है ना। लेकिन फोर्स में वेलोसिटी, तो ये नेचर ही अलग अलग है इनकी, है ना, इनको आप ऐड नहीं करोगे, ये मीनिंगलेस हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट कहता है कैन यू मल्टीप्लाई? यस, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मीनिंगफुल आता है। एग्जाम्पल देते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वर्क बन जाता है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। तो अलग अलग डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लिया आपने। और एग्जांपल ले लें, पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस एफ करते हैं तो मीनिंगफुल होता है, टॉर्क बन जाता है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है जो मीनिंगफुल होती है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या कहेंगे? यस, और फर्स्ट का क्या कहेंगे आप? नो। क्लियर हो गया? 8th क्वेश्चन पे चलिए, कैन ए वेक्टर हैव जीरो कंपोनेंट अलोंग ए लाइन? किसी एक लाइन के अलोंग जीरो कंपोनेंट हो, फिर भी वो नॉन जीरो मैग्नीट्यूड हो? यस, हो सकता है। तो आंसर तो यस होगा उसका। एक्सप्लेन करते हैं, वेक्टर कैन हैव ए जीरो कंपोनेंट अलोंग ए स्पेसिफिक लाइन, और फिर भी उसका नॉन जीरो मैग्नीट्यूड होगा यदि उसका किसी और दूसरी डायरेक्शन में नॉन जीरो मैग्नीट्यूड हो। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं इसको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक वेक्टर मैंने लिया 0i कैप प्लस 4j। तो आप ये देख लीजिए, एक्स एक्सिस के अलोंग तो इसको कंपोनेंट जीरो है, अलोंग द लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग, लाइन के अलोंग तो कंपोनेंट, लेकिन क्या इसका मैग्नीट्यूड जीरो? नहीं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 4 है। फिर भी इसको और एक्सप्लेन करें डायग्राम से, यदि अगर इसको और एक्सप्लेन करें डायग्राम से, तो वेक्टर ऐसा आएगा, वो एक्सिस के लॉन्ग है ये आप देखिए, लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका शेडो कितना होगा? जीरो है। तो ये वेक्टर ऐसा है। तो आंसर क्या हो गया इसका? यस। समझ में आ गई बात? 9th क्वेश्चन पे चलिए, लेट epsilon1 epsilon2 बी द एंगल्स मेड बाय ए और उसका नेगेटिव वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको शो करना है दोनों के tan थीटा इक्वल हैं, फिर thus giving the tan epsilon does not uniquely determine the directions of A, यानी ये डायरेक्शंस नहीं बता पा रहे हैं, ये भी एक्सप्लेन करना है अपने को। तो चलते हैं, इसको डायग्राम बनाते हैं, पहले इलस्ट्रेट करते हैं। एक्स और वाई एक्सिस मैंने बनाया, ये ए वेक्टर है मेरा, epsilon1 ये एंगल बना रहा है, ठीक है। ये इसके कुछ कंपोनेंट ले लें हम, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, ये ए एक्स आई हो गया, इधर लेंगे तो ए वाई जे हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यदि माइनस ए ड्रॉ करेंगे तो अपोजिट आ जाएगा डायरेक्शन में। इस ये एंगल एक्स एक्सिस से एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 2 बना रहा है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कहा है। कंपोनेंट लेंस के ये ए एक्स आई कहलाएगा, ये ए माइनस के ए वाई जे माइनस ए एक्स आई, ठीक बात है। अब इन्होंने कहा है कि शो दैट, यानी आपको प्रूव करना है भाई, इसको प्रूव करना है। अब प्रूव करते हैं इसको। tan epsilon1 देखेंगे परपेंडिकुलर ए वाई और ए एक्स, और देखना tan epsilon2
आप क्या बोलोगे, माइनस का ए वाई और माइनस ए एक्स ज़्यादा से ज़्यादा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, नहीं होगा, माइनस से माइनस ए कैंसिल हो गया, तो ए वाई और एक्स ये तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो आपने प्रूव कर दी ये वाली बात, तो यस और नो। तो इसीलिए हमने आंसर क्या दिया है, वेक्टर ए एंड इट्स नेगेटिव यील्ड्स द सेम टेंजेंट वैल्यू, दोनों टेंजेंट वैल्यू देता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं इस सेकंड पार्ट की, कि ये डायरेक्शन नहीं बता पा रहा है माइनस एक, ये तो बराबर ही दे दी इन्होंने। हाँ ऑफ कोर्स ये डायरेक्शन नहीं दे पाता है, उसके पीछे कारण है। एक तो क्वाड्रेंट्स कि टेंजेंट फंक्शन होता है पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड के अंदर, याद करो ASTC रूल फॉलो करते हैं, ASTC याद है, ऑल tan थीटा इसमें भी पॉजिटिव रहता है, tan थीटा इसमें भी पॉजिटिव रहता है। तो ये 180 प्लस करके जब वेक्टर घूम कर इधर आ गया है, ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू तो वही आनी है, तो दोनों की वैल्यू वही रहेगी, बात समझ में आ रही है। दूसरी पीरियोडिसिटी कह देते हैं इस बात को कि tan 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के होता है। क्लियर क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इज द वेक्टर सम ऑफ द यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे ए यूनिट वेक्टर, आई और जे का जो सम है क्या यूनिट वेक्टर होता है, सोचो। फिर सेकंड पार्ट है, इफ नो कैन यू मल्टीप्लाई दिस सम बाय द स्केलर नंबर टू गेट द यूनिट वेक्टर, उसकी बात बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। अब इनका सम का मैग्नीट्यूड तो 1 नहीं आएगा भाई, निकालो इसका मैग्नीट्यूड, ये तो √2 आ जाएगा, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं हुआ। क्लियर है। लेकिन सेकंड पार्ट की बात करें, यस हम इस वेक्टर में कोई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करके, है ना, एक तरीके से देखो √2 का डिवाइड कर दें हम, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा, तो 1 बन जाएगा ना। तो इसका आंसर ये है सेकंड पार्ट का, आपका करके दिखाएं कि 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वेक्टर बन गया। ये वेक्टर बन गया तो आप अलग से निकाल लो भाई, मैग्नीट्यूड निकालना है तो देखो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर रेज़ टू पावर हाफ, ये क्या बना 1/2 प्लस 1/2 रेज़ टू पावर हाफ 1 रेज़ टू पावर हाफ, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1 आ गया तो ये यूनिट वेक्टर बन गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर नो है, सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, यस। क्लियर। 11th क्वेश्चन, एक वेक्टर है a इक्वल टू 3i प्लस 4j, राइट योर वेक्टर b, राइट 4 वेक्टर्स, 4 एग्जांपल्स देन है, सच दैट a और b बराबर नहीं हो लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड देख लो क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आएगा 9 प्लस 16 यानी कि 25 रूट यानी कि 5, यानी एक बी वेक्टर का एग्जांपल देना है जिनका मैग्नीट्यूड 5 हो। बहुत सारे हो सकते हैं, अब लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैं माइनस कर दूं तो माइनस के स्क्वायर भी करोगे तो भी इतना ही आना है ना, तो मैं इसको एक बार एक को माइनस कर दिया मैंने, ये अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भी 5 आएगा, करके देख लो, एक का करके दिखाते हैं। आप ऐसे तो लिखोगे -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या आने वाला है 9 प्लस 16, तो दोबारा √25 और सेम मैग्नीट्यूड आ गया तो इक्वल हो गया ना, एक। दूसरा, इस बार एक काम करो 4 के साथ लगा लो, इसको हटा दिया मैंने और यहाँ लगा दो, आप खुद से करके देखो वही 5 आ जाएगा।
थर्ड दोनों के साथ लगा दो, -3 i कैप प्लस सॉरी माइनस में ले रहे अपन, -4 जो उससे अलग करना है थोड़ा ऐसा। चौथा पर्पज क्या है, मैग्नीट्यूड 5 आना चाहिए, कुछ भी ले लो ना, क्या दिक्कत है आप, और 4 तो कम बताए इन्होंने, कितने ले सकते हैं अपन, 5i कैप कर लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 है, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया ना। 12th क्वेश्चन, कैन यू हैव ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी विथ ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल गलत है, आंसर नो होगा, कारण ए क्रॉस बी तो वेक्टर है आपका जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, और ए डॉट बी जो होता है वो स्केलर होता है, तो स्केलर वेक्टर आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ध्यान दीजिए, सही बात है ना। तो वेक्टर कभी भी स्केलर के बराबर स्ट्रिक्टली नहीं होगा। वेक्टर में दोनों चीजें होती हैं भाई, कि स्केलर क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, और दूसरा आपका डायरेक्शन होता है। व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट पे आते हैं। व्हाट इफ वन ऑफ द टू वेक्टर इज जीरो, अगर एक जीरो हो जाए तो हो जाएगा क्या, तब भी नहीं होगा। इसका भी आंसर क्या होगा आपका, नो। लॉजिक कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि बी आपका जीरो है, थोड़ी देर के लिए बी को कह देते हैं अपन जीरो वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो क्रॉस प्रोडक्ट का तो जो आंसर होता है वो वेक्टर ही होता है, चाहे इसको जीरो या नल वेक्टर बोले, हम इसको नल वेक्टर भी कह देते हैं, लेकिन है तो वेक्टर ही कहलाएगा। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। दोबारा वही इश्यू आ गया, एक स्केलर दूसरा वेक्टर है, और स्केलर वेक्टर एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, है ना। यानी इनकी वैल्यू बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू वो नल है, वो जीरो है, लेकिन एक वेक्टर है दूसरा स्केलर है, वो इक्वल नहीं होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो। क्लियर। 13 पर आइए, इफ ए क्रॉस बी इज जीरो, if a cross b is 0, can you say that a equal to b, और फिर b पार्ट ही एक एक पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपन। अगर a क्रॉस b 0 है तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, तीन पॉसिबिलिटी, ध्यान देना। एक तो या तो वो पैरेलल हो, क्यों, a क्रॉस b का मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप, वेक्टर क्वांटिटी हो देना, ये होता है ए क्रॉस बी। अब इनमें से ध्यान दीजिएगा कि थीटा 0 डिग्री हो यानी पैरेलल हो तो फिर ये 0 हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो यानी 180 डिग्री हो तो 0 हो जाएगा, या ए बी में से कोई एक 0 हो तो भी ये 0 हो जाएगा। तीन पॉसिबिलिटी आती हैं, यस और नो। लेकिन ये कहाँ ये कह रहा है कि वेक्टर दोनों इक्वल होने चाहिए, तो पार्ट ए का आंसर तो क्या होगा, नो होगा। अपन ऐसा नहीं कह सकते नेसेसरीली इक्वल नहीं होंगे, हाँ पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक केस हो गया, ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो 0, दैट्स ओके। क्या हर केस में होगा, आपका आंसर में ये करना, कैन यू से यस, वर्डिंग पर ध्यान दो। इनको रिलेट करने के लिए आप ये कह सकते हो इक्वल नहीं होंगे, के कोई भी नंबर होगा तब भी हो जाएगा ये पैरेलल, ए इक्वल टू के बी टाइम्स। अब ये चाहे के की कुछ भी वैल्यू हो, प्लस है माइनस है, हर केस के अंदर आप रखोगे तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसा रिलेट होगा। लेकिन नेसेसरीली इक्वल हो, के की वैल्यू 1 ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ये मतलब है। बात समझ में आ गई। अब बी पार्ट पे आओ, क्या आप ये कहोगे कि ए और बी अलग अलग होंगे, नहीं, हम लेके चल रहे हैं ना, एक कंडीशन तो ये भी है ना, इसका भी आंसर है कि यस बराबर भी हो सकते हैं ना, बराबर हैं जब भी 0 हो सकता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है, इसका भी आंसर हमको नो ही बोलना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट ए वेक्टर है हमारा
5i के 4j, और दूसरा है 7.5i प्लस 6j। तो क्या ए और बी को ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि अपन के कोई नंबर आ सकता है कि हमारे पास में, या फिर ऐसा आ सकता है, ये बात हो रही है। सोच के देखो, नहीं कोई ऐसा है नहीं फैक्टर जैसे कि आप इनको कर सकें। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमारा नो होगा, क्योंकि हमारे पास में कोई भी ऐसा इस रिलेशन के लिए के कोई भी हमारे पास नहीं है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी ऐसी है नहीं। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा है बेसिकली। अब रही बात बी पार्ट की, तो ये तो वेक्टर अलजेब्रा में डिफाइंड नहीं है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर में डिवीजन, मैथमेटिकली अनडिफाइंड है। स्पेसिफिकली आप पर्टिकुलर किसी केस में आप पा सकते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं। अभी इसके लिए नहीं कर सकते हो आप, पर्टिकुलर इन दो वेक्टर्स के लिए आप नहीं कर सकते हो, तो आप जनरलाइज बात करते हैं हमेशा, तो वेक्टर डिवीजन डिफाइंड ऑपरेशन नहीं होता है। मैंने एक बात कही कि आप एक स्पेसिफिक केस में कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास ये है, सिंपल एग्जांपल है 4i माइनस 4j प्लस 8k। ठीक है, आप इसमें डिवाइड करें 2i 2j प्लस 4k, ऐसे। तो हाँ, ये एक्चुअली क्या है, दोनों रिलेट हैं। ये जब रिलेट होंगे इस तरीके से तभी आप पॉसिबल है, ये रिलेट है ऐसा कि ये ऊपर वाला वेक्टर 2 टाइम्स है इसका, तो दैट्स वाई ये ऐसा आ जाएगा आपके पास। तो स्पेसिफिक केस हो गया ये, पर्टिकुलर इस गिवन क्वेश्चन का आंसर करना है आपने, को जनरलाइज बात करना है ना, ऐसे केसेस की बात नहीं करनी है। और ये डिफाइंड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना वेक्टर ऑपरेशन। तो क्लियर हो गया वेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ही, और उसमें अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वन शॉट के अंदर। तो जो भी फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स को, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।